नमस्कार, मैं रोहित कुमार वर्मा आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आपको उसी पॉलिटी सीरीज़ का आज का अगला लेक्चर है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो पॉलिटी सेक्शन का जो फ्रेम कर रहे थे, फ्रेमिंग करते समय हम आपको ये जो आपके संवैधानिक ढांचा, सरकार की प्रणाली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इसके बाद आपका जो संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, और इसी में ही आप एक टॉपिक और था अन्य गैर संवैधानिक आयाम, अन्य संवैधानिक आयाम जो था कह सकते हैं उसको। इसके बाद आपका अगला इसी में एक भाग है राजनीतिक आयाम, या फिर हम कहें कि जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसके बारे में आज के भाग पढ़ेंगे। ये इस लेक्चर वाले में, इसमें आप सोचेंगे कि आज इसका पूरी फ्रेमिंग हो जाए राज्य व्यवस्था की, ताकि हम अगले लेक्चर से आपको संवैधानिक ढांचा से जो फ्रेम किए हुए हैं उसको पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपको फिर बता दूँ कि जो आज का फ्रेमिंग है ये आपका राजनीतिक गतिशीलता वाला पार्ट का फ्रेमिंग है। आज का जो टॉपिक है राजनीतिक गतिशीलता का फ्रेमिंग। राजनीतिक गतिशीलता राजनीतिक गतिशीलता राजनीतिक, यार ये क्या हो जाता है, राजनीतिक गतिशीलता इसका आज हमें फ्रेम करना है। ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन का जो खंड था उसका आज हम फ्रेम करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और इसमें जो चैप्टर हैं उनके क्या क्या हमें पढ़ने हैं। इस सारे लेसन को इसमें फ्रेम कर दे रहे हैं। फिर आपको रिवाइज कर देंगे कि कौन कौन से जो खंड थे उनमें कौन कौन से चैप्टर थे। सारे भाग को आपको पूरी ओवरव्यू दे देंगे। ओवरव्यू देने के बाद अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ते धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे आगे। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। इसमें जो आपका पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर का है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में कौन कौन है? राजनीतिक दल आप देखे होंगे कि बहुत सारे संघ, जैसे बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी हुई। ये जो बीजेपी, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, इनका अर्थ क्या होता है? ये इनको राष्ट्रीय स्तर क्यों किसी कहते हैं, क्षेत्रीय स्तर क्यों किसी कहते हैं। क्षेत्रीय स्तर भी एक टॉपिक है, चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे। तो हमें पहले देख रहे हैं राजनीतिक जो दल हैं, ये राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। अर्थ क्या होता है भारत के संदर्भ में, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, आखिर में दल का मतलब क्या है, यहाँ पे राजनीति का मतलब क्या है। ये सारी बातें इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ेंगे। फिर भारत की दलीय व्यवस्था कैसी है, भारत की दलीय व्यवस्था कैसी है। दलीय व्यवस्था कहने का मतलब है कि भारत के जो दल प्रणाली है वो कैसी है, इसको इस वाले भाग में देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर दलीय की मान्यता कैसे दिया जाता है। राजनीतिक जो दल हैं, राष्ट्रीय एवं दलीय, राष्ट्रीय एवं ये कहें कि राज्य स्तरीय जो पार्टी हैं, राज्य स्तर की पार्टी हैं, जो उनको जो मान्यता, दलों की मान्यता कैसे दिया जाता है। दलों को मान्यता देने का आधार क्या होता है। मान्यता देने का
उनको किस बेसिस पे किसी दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है, किसी दल को क्षेत्रीय दल की पार्टी कहा जाता है। इनको एक पैमाना होता है, निर्वाचन आयोग इसको तय करता है कि किस स्तर पे कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय दल कहा जाएगा और कौन से पार्टी को क्षेत्रीय दल कहा जाता है। कुछ कैटेगराइज करते हैं इसमें इनको कुछ पूर्ण करने होते हैं, कोई पैमाना, वो जब पैमाना अपने पूर्ण कर लेते हैं तो ये इनको उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहा जाएगा। उसे जो नहीं करते उसे क्षेत्रीय दल की पार्टी करेगा। वो क्षेत्रीय स्तर पे अपने चुनाव प्रचार वो करने के लिए तो भारत में कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, बट उसको जो पैमाना अगर पूरा नहीं करती है तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के नाम से वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के कैटेगरी में नहीं आएगी, बल्कि वो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी के कैटेगरी में आएगी। ठीक है, इसको मान्यता देने की जो पैमाना है इसी वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा छोटा टॉपिक है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल की पार्टियां कैसे बनती हैं, इनको मान्यता देने का आधार क्या है, ये सब बातें इसी वाले भाग में पढ़ेंगे। फिर आपका इसका अगला लेसन है इसका चैप्टर क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? क्षेत्रीय दल जो होता है, क्षेत्रीय दलों की आज के समय में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती जा रही है। ठीक है, कैसे? जैसे गठबंधन सरकार भी पढ़ेंगे, इसमें एक चैप्टर है गठबंधन का महत्व क्या होता है, ये सारी बातें आगे चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या होती है, इनकी भूमिका क्या होती है राष्ट्रीय स्तर पार्टियों के साथ, इनकी भूमिका का चर्चा करेंगे। फिर क्षेत्रीय दलों की विशेषता क्या होती है, विशेषता क्या होती है, जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं वो किस हद तक राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को प्रभावित करती हैं, अर्थात राष्ट्रीय स्तर के चुनाव को प्रभावित करती हैं। ये सारी चीज़ें क्षेत्रीय पार्टियों वाले लेसन में देखेंगे। इसका वर्गीकरण भी करेंगे कि वर्गीकरण कितने प्रकार की होती हैं। वर्गीकरण, कुछ पार्टियां हैं जो पहले क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां थी, अब वो राष्ट्रीय स्तर की धीरे धीरे बनती जा रही हैं, इसको भी देखेंगे। कुछ पार्टियां हैं जो ये कहें कि क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तो है ही, लेकिन अब देखो कांग्रेस का जो पैमाना है जी इसके स्टेट का, ये तरीके से सिमटती जा रही है। ऐसे ही कहीं भी ऐसा ना हो कि क्षेत्रीय स्तर की पार्टी बन जाए, किसी विशेष क्षेत्र में ही जीतती रह जाए, राष्ट्रीय स्तर पे कोई दूसरा जीते। तो ऐसा ही इसकी वर्गीकरण करेंगे कि कौन सी पार्टी कौन क्षेत्रीय स्तर की है, कौन राष्ट्रीय स्तर की है। इसमें इसी भाग में इनका उदय कैसे होता है, इनकी क्षेत्रीय स्तर पार्टियों की मांग कहाँ से हो, उदय विकास कैसे होता है। जैसे मान लो कोई क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा है, उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी उस मुद्दे को ध्यान नहीं देती है, तो वो क्षेत्रीय स्तर की जो पब्लिक होती है वो अपने क्षेत्रीय स्तर के व्यक्ति को ही सोचती है कि ये हमारे क्षेत्रीय स्तर का जो पार्टी है उसे मैं प्रमोट करूं और वो जा कर के मेरे लिए आगे काम करेगी। तो कोशिश करते हैं जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों को ज़्यादा प्रमोट करें, और जब क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां मजबूत हो जाती हैं अपने आप में तो वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को प्रभावित करने लगती हैं। जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को प्रभावित करती हैं तो वो मुद्दा जो जिस वजह से क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां बनी थी वो अपने आप को अपने उस मुद्दे पे कामयाब हो जाती हैं। तो इसलिए इनका महत्व बढ़ता जाता है क्षेत्रीय स्तर की पार्टियों का। उदय इसी कारण होता है कि उनकी क्षेत्रीय स्तर की जो मांग होती है वो पूर्ण करना उनका नेसेसरीपन हो जाता है, अर्थात वो इसीलिए गठित की गई थी कि वो अपने क्षेत्रीय स्तर की मांग को पूर्ण करें। तो उदय कैसे होता है इनका, उदय के कारण ये सारी बातें इसी में देखेंगे। क्षेत्रीय स्तर की पार्टियों की विशेषता क्या होती है, वर्गीकरण क्या होती है, इनकी भूमिका क्या होती है, इनका महत्व क्या होता है और इनकी उदय के कारण क्या होते हैं। उदय का कारण आप बताया कि उनका मेन रीज़न होता है कि अपने लक्ष्य अपने क्षेत्रीय स्तर के काम को लक्ष्य को पूरा करना। इसके बाद आपका एक चैप्टर लेसन है इसमें चुनाव कानून। चुनाव कानून का मतलब है कि आप निर्वाचन आयोग पढ़े हैं, निर्वाचन आयोग का जब फ्रेम कर रहे थे
तो उसमें निर्वाचन आयोग कैसे, कौन से चुनाव, जो चुनाव कराता है तो कोई प्रक्रिया के तहत कराता है, वो सारी प्रक्रिया चुनाव होता है। तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे 1955 हुआ, 1950 हुआ, फिर 1951 हुआ, ये सब जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 और 51, इसमें कुछ बातें हैं उसको देखेंगे कि किस कानून के तहत, किसके अकॉर्डिंग ये काम करते, चुनाव कानून लागू करवाता है निर्वाचन आयोग। इसमें देखेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 और परिसीमन अधिनियम 2002 की बात करेंगे। इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की बात करेंगे और 1951 की। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करेंगे। और इसके बाद इसी में एक टॉपिक और है कि बात करेंगे परिसीमन आयोग, परिसीमन अधिनियम बात करेंगे। परिसीमन अधिनियम 2002, ठीक है। और चुनाव संबंधित जो नियमावली होते हैं तत्काल, जैसे कुछ होते हैं नियम जो तत्काल कुछ दिन के लिए लागू, जब चुनाव प्रक्रिया लागू की जाती है तो उसके 10 दिन 15 दिन 20 दिन के पहले जो चुनाव कानून होते हैं चुनाव प्रणाली के लिए, चुनाव को लागू करने के लिए, उसको देखेंगे। नियमावली कुछ होती है, चुनाव नियमावली नियमावलियों को देखेंगे, चुनाव नियमावली में। और उसके जो निर्वाचन आयोग होता है कुछ आदेश देता है चुनाव प्रक्रिया लागू होने से पूर्व, उस आदेश को भी कुछ उसमें फॉर्मेटिंग है, उसको देखेंगे। आदेश, निर्वाचन आयोग के आदेश, जैसे निर्वाचन आयोग के, या इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा नीचे हो जा रहा है, निर्वाचन आयोग के आदेश, ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है इसको, निर्वाचन आयोग के आदेश, ठीक है। ये सारी बातें चुनाव कानून में देखेंगे। इस वाले भाग में चुनाव कानून का मतलब है कि जब चुनाव प्रक्रिया को लागू की जाती है तो कोई ना कोई तो कानून होता होगा जिसके तहत चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। उन्हीं सारी बातों को यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, 1951 है, परिसीमन अधिनियम 2002, और इसके बाद आपका कोई जो नियमावली है उसको देखेंगे। इसके बाद अगला लेसन था इसमें मतदान के पहले आपका एक लेसन और है, चुनाव सुधार। जैसा आपके यहाँ कहा जा रहा है कि लोकसभा, राज्य, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं और राज्य स्तर के चुनाव होते हैं, उसमें कुछ सुधार की बात की जा रही है। चुनाव, ये थोड़ा खिल रहा है, चुनाव सुधार क्या होता है, इसमें कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए हैं, उन रिकमेंडेशन को देखेंगे चुनाव सुधार वाली प्रक्रिया में। जैसे आपका इसमें सबसे बड़ा होता है जो चुनाव से संबंधित समितियां हैं, उनकी रिपोर्ट को या तो पूरा फ्रेमिंग कर दे, उनकी रिपोर्ट को जो उन्होंने कुछ सुझाव बताया उसके बारे में बात की जाए, या कुछ इंडिविजुअल बात की जाए कि इनमें हमारा यूनिक कोई सुझाव हो, उसको बात करें। तो पहले इसमें देखेंगे कि जो समितियां, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं, उनका क्या रिकमेंडेशन था, उनका क्या कहना था, उस बारे में देखेंगे। चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, रिकमेंडेशन जो थे
चुनाव से सुधार से संबंधित समितियों का हमें कहें कि सुझाव जो है उसको क्या है वो उसको देखेंगे इसमें। इसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा आता है कि 1996 के पहले के सुधार, चुनाव सुधार, और 1996 का चुनाव सुधार और 1996 के बाद का चुनाव सुधार, जो बातें हैं उसको चर्चा करेंगे। 1996 के पहले का सुधार, 1996 के पहले के सुधार, 1996 के या फिर कहें 1996 से पहले के सुधार कौन कौन थे, और 1996 के सुधार, ये एक इसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि 1996 से जो पहले सुधार थे 96 के सुधार थे, 1996 के बाद के सुधार थे। 1996 के बाद के सुधार कौन कौन से हैं उसको देख लिया जाएगा इसमें। इसी में 2010 का एक चुनाव सुधार है, उसके 2010 के चुनाव सुधार से लेकर के अब तक कौन कौन से रिकमेंडेशन आए हैं इसके लिए उसको देखेंगे। 2010 से लेकर के चुनाव सुधार से संबंधित जो हमें कहें कि जो आदेश हैं या सुझाव हैं उसको देखेंगे। चुनाव संबंधित सुधार या सुधार भी देखेंगे इसमें, सुधार कौन कौन से सुधार हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ये आज के समय में निर्वाचन आयोग के सामने बहुत चैलेंजिंग काम है ये, कि हमारे यहाँ का चुनाव सुधार की प्रक्रिया जो रिकमेंडेशन आ रही है उसको पूरा फॉलो कैसे की जाए, ठीक है। इसके बाद इसी जो चुनाव सुधार से संबंधित अगला इसी के बाद देखिएगा अगला लेसन है मतदान व्यवहार। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगता है इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता ज़्यादा, बट एक तरीके से जनरलाइज करके देखें तो आपकी जो सरकार टिकी रहती है मतदान व्यवहार पे, मतदान व्यवहार जैसा होगा उसी तरीके से उसी सरकार का बोलबाला होगा। मतदान व्यवहार कैसे, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। मतदान व्यवहार, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक तरीके से ये कहें कि जो मतदाता हैं उनके ऊपर है, उनके बिहेवियर के ऊपर है, मतदाता के बिहेवियर के ऊपर ये टॉपिक है कि मतदाता कैसे किसी पार्टी को चुनता है, उसको किस हद तक किस तरह प्रभावित करता है, ये सारी बातें। मतदान व्यवहार का अर्थ क्या होता है इसका, और इसमें मतदाता का महत्व कितना होता है, या फिर कहें मतदान व्यवहार, मतदाता के मतदान के व्यवहार का महत्व कितना होता है। मतदाता के मतदान का व्यवहार, मतदाता के मतदान का व्यवहार या मतदान के व्यवहार का महत्व कितना होता है, महत्व जो होता है वो देखेंगे इसमें, ठीक है। और मतदाता को इसमें एक टॉपिक और है कि मतदाता जो होता है उसके व्यवहार को निर्धारित कौन करता है, क्या मीडिया निर्धारित करती है या फिर जो कुछ सरकार बनती है, सरकार के काम निर्धारित करते हैं, या फिर सरकार के जो मैनिफेस्टो आता है उसकी जो चुनाव होने से पहले एक सूची जारी करती है कि इसमें हमें ये आने वाले समय में ये काम करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है चुनाव मतदान व्यवहार
जो मतदाता होता है, मतदाता का माइंड कह लें कि मतदाता की जो सोच होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है ज़्यादातर। तो उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं उसको देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो इसके मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। मतदान व्यवहार को निर्धारण करने वाले तत्व कौन से हैं, ये सारी बातें इसमें देखेंगे। क्या हमारे मतदाता को कुछ हद तक मीडिया भी प्रभावित करती है, इस बात को भी चर्चा करेंगे कि हाँ या नहीं या कैसे करती है, ये सारी बातें डिटेल इसमें देखेंगे। क्या हमारे मतदाता को मीडिया प्रभावित करती है, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं, कैसे, ये सारी बातें प्रभावित करती हैं। यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। ये सारी मतदान व्यवहार का आप हो गया, इसमें इतना चीज़ें पढ़ने हैं। इसके बाद आपको जब चुनाव हुआ, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल पार्टियां जो होती हैं, मान लो किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा समस्या हुआ, तो बहुमत लाने के लिए किसी दल से गठबंधन करना हमारा नेसेसरी हो गया, ज़रूरत हो गई। तो उसमें गठबंधन एक शब्द आता है, गठबंधन सरकार का, उसको देखेंगे कि गठबंधन सरकार क्या होती है और गठबंधन सरकार का महत्व कितना होता है। इसमें गठबंधन सरकार, जो गठबंधन सरकार होती है इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ देख लेते हैं। इसका मतलब गठबंधन सरकार का मतलब क्या है कि इसमें कितनी पार्टियां जुड़ सकती हैं और जो एक पार्टी जुड़ती है वो क्या एक साथ तुरंत वो क्या अपने जो कहें कि सपोर्ट दी रहती है, वो सपोर्ट किसी ऐसे मुद्दे पे, कोई ऐसा मुद्दा आता है कि उस मुद्दे से वो सहमति नहीं बनती है, तो क्या बड़ी पार्टी जो है उससे वो निकल जा सकती है। ये सारी बातें इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे कि जो उसका गठबंधन है, गठबंधन जिससे की है वो उससे क्या किसी कानून से बंधी रहती है गठबंधन करने पे, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसकी विशेषता होती है, कुछ विशेषता की होती है कुछ इसके नुकसान भी, गठबंधन सरकार के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे सिंगल पार्टी होती है, कोई जनहित का मुद्दा हुआ और उसमें उस क्षेत्र विशेष की पार्टी है, जो क्षेत्र विशेष की पार्टी है वहाँ की पब्लिक उस मुद्दे से नहीं ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, या फिर कहें कि उससे उसका नुकसान होता है और ज़्यादा पार्टियों का फ़ायदा हो, ज़्यादा जनसंख्या की फ़ायदा होती है। जैसे पंजाब के हरमीत कौर को आप देखे होंगे कि कृषि कानून जो विधेयक का पंजाब हरियाणा के जो इलाका था, कृषि कानून का विरोध ज़्यादातर इसी इलाकों में हुआ और इसी वजह से जो यहाँ के जो हरमीत कौर की पार्टी थी उसको उन्होंने अपना सहमत वापस लेकर के बीजेपी की पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अर्थात छोड़ दिया वो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के जो पब्लिसिटी उनकी थी वो डाउन हो रही थी और वो उनका मानना था कि अगर हम इस पार्टी को अभी भी ज्वाइन किए रहेंगे तो हमारी पब्लिसिटी में कमी आएगी। इस वजह से उन्होंने इस पार्टी को तुरंत छोड़ दिया। ऐसे ये क्षेत्रीय दलों की जो पार्टी होती है, क्षेत्रीय दल जो गठबंधन किए रहते हैं बड़ी पार्टियों के साथ, इनकी जो डिमांड होती है, इनके डिमांड के अनुसार अगर काम नहीं होता है तो ये अपने जो सहमत होती है उसको पीछे भी ले लेते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जो बड़ी पार्टियाँ होती, बड़ी पार्टियों के सामने बहुत चैलेंजिंग टर्निंग पॉइंट होता है कि हम कैसे मैनेज करें कि जो बड़ी जनसंख्या है उसके भी लाभ हो और जो छोटी जनसंख्या क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, उनके जो सहयोगी दल हैं उसको भी ज़्यादा प्रभावित ना हो। इसलिए इसके कुछ विशेषताएं भी हैं तो कुछ इसके दुरुपयोग भी होते हैं।
दुर्गुण भी हैं, अर्थात कहें कि अवगुण भी हैं इसके कुछ गुण भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं इसकी कमियां भी कुछ हैं। ये सारी चीज़ें इसी आपके गठबंधन सरकार वाले लेसन में देखेंगे। आपको गठबंधन सरकार के बाद आपको ये बात समझ में आया होगा फ्रेमिंग करते समय कि जो पार्टियां, ऐसे कुछ पार्टियां होती हैं, एक पार्टी से निकली दूसरी पार्टी जाके ज्वाइन कर ली। ऐसा क्यों होता? क्योंकि देखती है क्षेत्रीय दल की जो पार्टियां होती हैं वो देखती हैं कि हमारे जनहित की जो हमारे जो पार्टी है उसको ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से होता है, बड़ी पार्टी ज्वाइन करने से, या फिर जिस पार्टी में हमारे अभी हूँ इस पार्टी में ज्वाइन करने से भी मुझे फ़ायदा हो रहा है, या फिर जो पार्टी अभी मुझे इनवाइट कर रही है उस पार्टी में मैं जा कर के अच्छे से अपना काम कर सकता हूँ और अपने जनहित को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो ऐसे मुद्दे में जो बड़ी पार्टियाँ हो तो उसको छोड़ देने की काम करते हैं वो, अर्थात जो दल होते हैं वो अपने बड़ी पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसे कहते हैं दल को बदल लेते हैं अपने। तो इसीलिए इस पे एक टॉपिक है दल बदल परिवर्तन कानून, या फिर कहें दल परिवर्तन कानून। दल परिवर्तन कानून क्या होता है? दल परिवर्तन कानून, इसमें अधिनियम है उसको देखेंगे कि जो अधिनियम है वो क्या कहता है, कैसे उनको बाध्यकारी बनाता है कि दल छोड़ना नहीं छोड़ सकते आप, किस बात को आप सहमत बनाना पड़ेगा कि दल परिवर्तन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी बातें अधिनियम, दल परिवर्तन के अधिनियम, या फिर हम कहें दल बदल कानून जो है उसको देख लेंगे डायरेक्टली। दल बदल कानून क्या है इंडिया में? इसके बाद इसमें अधिनियम की जो दल बदल का अधिनियम है उसके लिए 91वां संशोधन किया गया था। 91 अमेंडमेंट है जो, उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी बातें थी। सारे 91वां संशोधन 91 अमेंडमेंट संशोधन क्या है? इसी में एक टॉपिक है अधिनियम का जो मूल्यांकन करेंगे, दल बदल परिवर्तन कानून है उसको देखेंगे कि वो आज के समय में कितना कारगर है, किसी दल को परिवर्तित करने में जो सदस्य हैं वो कितना इस कानून का महत्व देते हैं। इसमें ये टॉपिक है दल बदल परिवर्तन कानून को दल बदल परिवर्तन कानून का महत्व कितना रह गया है, ये सारी बातें इसमें चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद आपने एक नाम सुने होंगे एनजीओ का नाम आपने सुना होगा, फिर या किसी फर्म का नाम सुना होगा, या फिर किसी आप ऐसे बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सदस्य हैं उनका आप नाम सुने होंगे। तो ये एक दबाव समूह की तरह काम करते हैं किसी चुनाव कानून को, क्योंकि इनका क्या होता है, ये जो जब चुनाव होता है, चुनाव होने से पहले ये बहुत सारी ऐसी पार्टियां होती हैं जिनको ये फंडिंग करते हैं। जब फंडिंग करते हैं तो जो चुनाव पार्टी होते हैं, चुनाव दल होता है, अर्थात जो दल होता है, वो दल जो फंडिंग ज़्यादा जिस पार्टी को करता है उसका वो फेवर करता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मान लो कोई एक एनजीओ है, उस एनजीओ के पास बहुत सारा पैसा है,
वो एनजीओ जिस पार्टी को सपोर्ट करेगी, अर्थात मनी से या फिर अन्य किसी मीडिया से या फिर अपने पॉपुलेशन, उसके पास जो जनसंख्या का भंडार एक तरीके से कहें हम, उसके जो फेवर के आदमी हैं उसको वो मंच पे जा कर के इन्वाइट करके कह दिया कि हमारे ग्रुप की ये पार्टी है, इसको आप जिताइए। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वह एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहा है। डायरेक्ट अगर वो अपने मुंह से ही कह रहा है तो प्रत्यक्ष रूप से ही कह रहा है, लेकिन अगर ब्लैकमेल करके पैसा दे करके चोरी छुपे उसको सपोर्ट कर रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहा है उस पार्टी को, क्योंकि जिस पार्टी के पास जितना सहयोग रहेगा, जितना पैसा रहेगा, वो आज के समय में पैसा का, वहाँ पर पैसे का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लोग, जो पार्टियाँ हैं, तो इसलिए वो पार्टी ज़्यादा मजबूत की स्थिति में आएगी। यहाँ पर एक टॉपिक उसी के संबंध में पढ़ेंगे कि दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह में इसमें देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, अर्थ क्या, दबाव समूह का अर्थ क्या होता है, कौन कौन से दबाव समूह होते हैं, दबाव समूह कैसे कार्य करते हैं, किसी पार्टी को कैसे इफेक्ट करते हैं, इनका कार्य करने की प्रक्रिया क्या होती है। ये सारे बहुत मतलब ब्रॉड है, लेकिन संक्षिप्त रूप में देखें कि उनको कैसे प्रभावित करते हैं हमारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के पार्टियों को। ये दबाव समूह अर्थात एनजीओ ग्रुप के, फार्म ग्रुप के, कोई कॉरपोरेट जगत का जो सदस्य है वो कैसे प्रभावित करता है इस बात हमारे पार्टियों को, चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव कानून को, ये सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। ये सारी बातें, इसका तकनीकी महत्व क्या है, तकनीकी स्तर पर, तकनीक के स्तर पर आज के समय में मान लो कोई ऐसी पार्टी है जिसको तकनीकी रूप में वो सहयोग दे दिया कि आपको मेरे प्लेटफार्म को, मीडिया प्लेटफार्म को आप यूज़ करके अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो ऐसे में पूरे पॉपुलेशन को घेर लेगी वो मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ पर ये मीडिया मान लो दबाव समूह तो नहीं है, बट वो अपने एक तरीके से वो अपने प्लेटफार्म को यूज़ करने के लिए जिस पार्टी को दे रही है उस पार्टी को ये फेवर कर रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये एक तरीके से काम कर रही है उसके लिए तकनीक के स्तर पर, या फिर हम कहें कि तकनीकी अर्थ क्या होता है, तकनीकी अर्थ क्या होता है दबाव समूह का। और इसके जो दबाव समूह है इनके महत्व है। अगर हाँ एक बात और है कि दबाव समूह का होना फायदा भी है, नुकसान को तो है ही चुनाव प्रक्रिया में कुछ ऐसे हद तक, और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम में सरकार तो कर ही रही थी अपने स्तर पे जितना सहयोग करना था पॉपुलेशन का, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे, फार्म थे, कॉरपोरेट जगत के सदस्य थे जिन्होंने कोरोना से प्रभावित लोगों को बहुत मदद की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका अपने आप में एक महत्व भी है, और इनका ऐसा नहीं कह सकते कि इन्हीं कोरोना के टाइम में ही महत्व है, ऐसे समय भी इनका ऐसे महत्व है कि कोई सरकार ऐसे कानून को लाती है जो पॉपुलेशन को ये कहें कि किसी एक समूह को प्रभावित करती है, तो ये दबाव समूह उसके विपरीत जा करके अर्थात अंग्रेज जा करके गवर्नमेंट के काम करते हैं। ऐसी स्थिति में इनका महत्व भी बन जाता है कि ये कॉरपोरेट जगत, क्योंकि आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक नहीं जाना चाहती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उनको अपने आप को एक तो पहले टाइम नहीं है, दूसरा उनको ये उतना पैसा नहीं है, उसके साथ ये सारी बातें समस्या होती है आम पब्लिक के सामने। लेकिन जो एनजीओ हैं, फार्म है, उनके साथ पैसा ऐसी समस्या नहीं होती है, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा कर के काम करने की क्षमता रखते हैं। तो इस बात में इनका महत्व भी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ चुनाव प्रक्रिया को, प्रणाली को प्रभावित करते हैं, यहाँ तो निगेटिविटी आती है इनके साथ, लेकिन जब ये अच्छे काम करते हैं तो इनके महत्व के बारे में भी चर्चा करें। इनके महत्व देखेंगे। दबाव समूह के महत्व क्या होते हैं? ठीक है, ये सारी बातें इस वाले लेसन में पढ़ लेंगे। इसके बाद आपका इसी में
जो नेशनल इंटीग्रिटी है, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पे जो एकता है, हमें क्यों कहते हैं एक संविधान, एक चुनाव, एक राशन कार्ड, ये सब बातें क्यों बोलते हैं? इंटीग्रिटी अर्थात एकता की वजह से, क्योंकि ये प्रक्रिया अगर हो तो कहीं फॉरेन कंट्री में जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें क्षेत्रीय स्तर पे ज़्यादा भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। ये इनडायरेक्टली कहें तो ये हम फॉरेन पॉलिसी जो पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में, फॉरेन पॉलिसी वाले जो सब्जेक्ट है उसमें ये सारी बातें डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये संविधान राज्य व्यवस्था में छोटा सा इसका एक चैप्टर है, उसको देख लेंगे। जैसे राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय क्या है, या फिर राष्ट्रीय एकता क्या होती है, नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको चर्चा कर लेंगे। जैसे इसका अभिप्राय क्या है, राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या होता है, ये आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय एकता का मतलब अगर इंटीग्रिटी है तो इंटीग्रिटी का मतलब कि यूनिटी, जहाँ पर यूनिटी है वहाँ पर संगठित लोग हैं और वहाँ पर वो मजबूत है बल्कि। तो इसका अभिप्राय क्या है, इसके हमारे जो नेशनल इंटीग्रिटी में अवरोध कौन कौन से तत्व हैं, अवरोधक तत्व कौन, जैसे पूर्वोत्तर भारत में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, उन अराजक तत्वों ऐसा हुआ ही क्यों कि हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के साथ वो जुड़ना क्यों नहीं चाहते? आखिर उनके साथ कोई समस्या होगा, कोई उनकी अपनी मांग होगी, या फिर हम उनके कहें कि कोई जो यहाँ के लोकल के लोग होंगे उनकी कुछ न कुछ डिमांड होगी, जिस वजह से वो हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, या फिर उनको यहाँ से कोई समस्या हमारी तरफ से हो रही होगी। ये भी बात हो सकता है कि हमारे जो सरकार की तरफ से दिक्कत हो सकती हो, जिससे वो प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उनको समस्या हो रही है, तो वो फिर अब बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। तो ये जो अराजक तत्व हैं, अराजक तत्व उत्पन्न हुए ही क्यों, ये बातें, और हमारे जो नेशनल इंटीग्रिटी में अवरोध की तरह नक्सलाइट क्षेत्र जो है, नक्सलाइट क्षेत्र आपको ऐसा क्यों होता है कि हमारे नक्सलाइट क्षेत्र हमारा ऐसा तो है नहीं कि भारत के बाहर है, वो भारत में ही है और भारत के लोगों के बीच में ही रह रहे हैं और भारत के लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये जो इनके अराजक तत्व हैं, इनके जो कहें कि हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी इंटीग्रिटी में कहाँ पर अवरोध आ रहा है, कहाँ से राष्ट्रीय एकता में अवरोध के जो कारण है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय एकता में अवरोध के कारण तथा अराजक तत्व कारण को जानेंगे। ठीक है, इसमें एक हमारे राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर कोई ऐसा मंच नहीं है जिसे हम सारे नेशनल पार्टियों को एक साथ इकट्ठा कर दें, ऐसा है। राष्ट्रीय एकता परिषद जो है, इसके साथ ये क्या है कि राष्ट्रीय स्तर की सारे सदस्यों को सम्मेलन के रूप में बुलाती है, सम्मेलन में बुलाती है और उनकी समस्याओं को पर चर्चा की जाती, जिससे हमें इस बात का फ़ायदा मिलता है कि कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी समस्या है और उसका निवारण कैसे किया जाए। ये सारी बातें राष्ट्रीय एकता परिषद, इसमें एक टॉपिक है, उसका एक पॉइंट है राष्ट्रीय एकता परिषद क्या है। राष्ट्रीय एकता परिषद ठीक है, ये भी चर्चा करेंगे इसमें, राष्ट्रीय एकता परिषद। इसके बाद इस भाग का राजनीतिक जो गतिशीलता है, इसका अगला लास्ट चैप्टर इसमें है विदेश। ये विदेश नीति वाले जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बस यहाँ पर एक समरी के रूप में आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि इसका फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि जब हमारा ये राज्य व्यवस्था ख़त्म होगा इसके जस्ट बाद
फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे हम, भारतीय विदेश नीति, वो तो ठीक है, विदेश नीति, इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे भारतीय विदेश नीति के किस सिद्धांत पे काम करती है। ये सिद्धांत, कुछ सिद्धांत है, जैसे आप गुजराल का नाम सुने होंगे, कुछ और एक्ट ईस्ट नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे समितियाँ बनी थी, उनके ऊपर वो समितियाँ रिकमेंडेशन की थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे नेबरहुड भी खुश रहें और हमारे जो नेबरहुड से दूर वाले कस्टमर एक तरीके से हम कहें या फिर कंट्री हैं वो भी खुश रहें। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत क्या कौन से हैं? भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, इसमें देखेंगे कि जो गुजराल सिद्धांत का नाम आपने सुना होगा, गुजराल सिद्धांत को देखेंगे कि वो क्या है। गुजराल सिद्धांत क्या है, ये क्या बात कर, ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, भारत सरकार को क्या सजेशन देता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ये बातें चर्चा करेंगे। मध्य एशिया से जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के प्रति हमारी कैसी बिहेवियर होनी चाहिए, या सेंट्रल एशिया की जोड़ो नीति एक है। मध्य एशिया जोड़ो नीति क्या है, एशिया जोड़ो नीति क्या है। इसमें एक्ट एक टॉपिक और है, ये पूरे ये जो लिखा जा रहा है, ये पूरा जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे 45, उसमें भी एक जैसे इसमें 80 चैप्टर है, उसमें भी 45 लगभग 45 चैप्टर हैं। जो राजेश मिश्रा का जो बुक्स है उसको मैं फॉलो करता हूँ ज़्यादा, तो उसमें पढ़ेंगे उसी बुक से ज़्यादातर। ये सारे चैप्टर का नाम है एक तरीके से, ये पूरे बड़े बड़े लेसन हैं, ये जो यहाँ पर एक पॉइंट में लिख दिया गया है। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे सारे पॉइंट्स को। और एक्ट ईस्ट नीति क्या है, एक्ट ईस्ट नीति, नीति क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगला भाग है, इसमें राजनीतिक गतिशीलता वाला भाग था, इसका यहाँ पर आपको समाप्त होता है। इसमें जितने चैप्टर थे इसको फ्रेमिंग कर दी गई। इसके बाद एक चैप्टर और बचता, एक भाग और बचता है जो आपका लास्ट वाला भाग है, संविधान के कार्य प्रणाली। संविधान के कार्य प्रणाली, ये लास्ट वाला है, इसको यहाँ से फ्रेमिंग का ख़त्म। अब फिर कल से हम डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे कि जो संवैधानिक ढांचा था उसको पूरा जो फ्रेमिंग किया गया, उसी फ्रेमिंग को आप नोट्स के साथ बैठेंगे और वो फ्रेमिंग जितने पॉइंट्स बताए गए उस सारे उसके डिस्क्रिप्टिव रूप में हम देख लेंगे। संविधान के कार्य प्रणाली, इसको एक समिति थी जिसको संविधान की समीक्षा के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। इसमें चैप्टर का नाम जो था आपका संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित समिति, जो आयोग है उसके रिकमेंडेशन को देखेंगे। संविधान के कार्य प्रणाली, संविधान के कार्य प्रणाली से संबंधित आयोग की, या फिर हम कहें सिफारिश, आयोग के बारे में जानेंगे कि आयोग क्या सुझाव दिया था। या फिर एक मिनट, संबंधित आयोग है उसको देखेंगे, फिर आयोग के कार्य देखेंगे, इसी में है। और जो आयोग की सिफारिशें हैं उसको देखेंगे।
आयोग की सिफारिश। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रेमिंग का जो क्लासेस थे वो समाप्त होती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ पूरे जितने हैं सारे चैप्टर का। फिर कल से जो आपका डिस्क्रिप्टिव में फ्रेमिंग का जो पार्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको पूरा हमें डिस्क्राइब करने होंगे, उसको कल से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले एक बार रिवाइज कर देता हूँ सारी जितने भाग थे। जैसे हमने पहले चैप्टर से पहले दिन से बताया था फ्रेमिंग करने में पहले भाग था जो आपका संवैधानिक ढांचा था। संवैधानिक ढांचा में मैंने ये बताया था कि कौन कौन से चैप्टर थे, उन चैप्टरों का नाम बताया था। फिर सरकार की प्रणाली कैसी थी, इसके बाद केंद्र सरकार बताया था, राज्य सरकार बताया था, स्थानीय सरकार बताया था। फिर केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश बताया था। कुछ विशेष क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ चर्चा की थी। इसी में आपको संवैधानिक जो निकाय हैं उनके बारे में भी चर्चा किया था। गैर संवैधानिक निकाय हैं उनको बारे में बताया था। कुछ अन्य संवैधानिक निकाय थे उसके बारे में भी चर्चा किया था अभी कल के लेक्चर वाले में ही। और राजनीतिक गतिशीलता वाला आज भी बता दिया, और जो संविधान की कार्यप्रणाली है उसको भी। ठीक है, यहाँ पर ये सारे जो फ्रेमिंग वाले भाग थे समाप्त होते हैं, और हम संवैधानिक ढांचा वाला जो पार्ट था, संवैधानिक ढांचा वाले में जो संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर था उसको कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि जो 1763 से लेकर 73 से लेकर के, अर्थात 1773 से लेकर के 1856 तक का कार्यक्रम था, और 1856 से लेकर के 1947 तक का जो कालखंड था उसमें हम ताज का शासन और कंपनी का शासन और ताज के शासन को डिस्क्राइब करेंगे। कैसे इसमें हमारे संविधान निर्माण जो हुआ उसमें कैसे इनका भूमिका बनती गई, धीरे धीरे पृष्ठभूमि बनती गई, अर्थात जो संविधान आज के समय में है उसमें कहाँ तक हमारे उनके कानून आज तक कैसे बचे हुए हैं, उसकी पृष्ठभूमि के रूप संविधान निर्माण में कहाँ तक वो सहयोग के रूप में काम किए। जो उस समय की कंपनी की शासन थी और ताज का शासन था, उस समय जो लोग उस समय के लिए जो कानून बनते थे वहाँ के उस समय के उस कालखंड में हमारे संविधान निर्माण में कैसे वो सहयोगी बने। 1947 तक का समय जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपने लोगों द्वारा की गई तो उसमें कैसे सहयोगी हुए, कल के लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ समाप्त करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।